हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 8 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान दिया। तो IIT कानपुर के जो पूर्व छात्र हैं राकेश गंगवाल, इन्होंने संस्थान को 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में जो पहले स्थान पर है वो है छत्तीसगढ़। और इसके साथ ही ध्यान रखना है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य है, तो वो है हरियाणा पहले स्थान पर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस PDF में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। तो दोनों PDF आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेना अधिकारियों में से कौन अप्रैल 2022 में थल सेना अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो जो मनोज पांडे हैं ये अगले थल सेना अध्यक्ष बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जागरूकता शुभंकर प्रकृति और किस पहल को लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, हरित पहल को। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है प्रदेश में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। तो अभी जो है 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर सूबे का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, नोएडा में। नोएडा में प्रदेश का सबसे आधुनिक और सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगेगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 72 मीटर ऊंचा ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण मिलकर के खरीदेंगे और तीनों प्राधिकरण 6-6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर देखा जाए कि प्रदेश में सबसे ऊंचा जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म था उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो अभी तक प्रदेश में 42 मीटर ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म था। अब दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि 72 मीटर ऊंचा होगा, ये प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। तो इसकी मदद से क्या होगा, तो इसकी मदद से जो अग्निशमन विभाग है वो 35 मंजिला इमारत में जो आग लगी होगी तो उस पर काबू पाने में सक्षम होगा। बोर्ड में ये जो प्रस्ताव है पास हो चुका है और अब खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे खरीद कर अग्निशमन विभाग को दिया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि प्रदेश का सबसे ऊंचा जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है ये कहां पर लगेगा, तो ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर। इसके माध्यम से होगा क्या? तो इसके माध्यम से जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं तो उन पर अगर किसी भी कारण से आग लगती है तो उस पर जो है काबू पाने में ये जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है ये मदद करेगा। क्योंकि अभी तक जो है 42 मीटर ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म था। इससे क्या दिक्कत होती थी कि जो ऊंची इमारतें हैं अगर उन पर आग लगती है तो उसे बुझाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी और आग बुझाना जो है कई बार असंभव भी हो जाता था। तो ऐसे में ये जो 72 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है ये 35 मंजिला इमारत में लगी आग पर भी काबू पाने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक क्वीन ऑफ फायर की लेखिका कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, देविका रंगाचारी। प्रसिद्ध लेखिका एवं इतिहासकार देविका रंगाचारी ने अपनी एक नई पुस्तक लॉन्च की है और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो क्वीन ऑफ फायर इस पुस्तक का नाम है। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक, राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। यानी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। ये जो पुस्तक है इस बात का विस्तृत विवरण प्रदान करती है कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई एक विधवा के रूप में राज्य पर अधिकार कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्रांतिकारियों में शामिल हो गई। देविका रंगाचारी एक इतिहासकार हैं जिन्होंने प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में लिंग पर डॉक्टरेट के बाद शोध किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए क्वीन ऑफ फायर जो पुस्तक है ये किसके जीवन पर आधारित है, तो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर ये आधारित है। और इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो देविका रंगाचारी इस पुस्तक की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार कितने और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 और शहरों में। उत्तर प्रदेश सरकार बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते जल्द ही गाजियाबाद के साथ मेरठ, प्रयागराज और आगरा समेत 4 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पहले से ही पुलिस कमिश्नर जो व्यवस्था है वो लागू है। कौन कौन से जिले हैं? तो लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो है प्रदेश में 4 और जिलों में पुलिस कमिश्नरेट जो व्यवस्था है उसे लागू किया जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? तो गाजियाबाद के साथ मेरठ, प्रयागराज और आगरा। दोस्तों पुलिस कमिश्नरेट जो व्यवस्था है, पुलिस कमिश्नर जो व्यवस्था है ये होता क्या है? तो दोस्तों पुलिस कमिश्नर जो व्यवस्था है इसके लागू होने से जिले के कमिश्नर के अधिकार बढ़ जाते हैं। इस व्यवस्था में पुलिस को कई बड़े मामलों में डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डीएम के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाते हैं। और जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, वो कई बड़े फैसले जो है वो खुद से ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि किसी भी हालात में कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसले जो है वो अति शीघ्र हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश में जो है अब कुल मिलाकर के 8 जिलों में पुलिस कमिश्नर जो व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये बन गए हैं एलोन मस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फोर्ब्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची का संकलन करती है, तो अभी जो है 2022 के अरबपतियों की सूची जारी की है। किसने? फोर्ब्स ने। और इस बार जो है सूची पर रूस यूक्रेन संघर्ष, कोरोना वायरस महामारी और सुस्त बाजारों का प्रभाव भी पड़ा है। दोस्तों इस सूची में अगर देखा जाए कि 2022 के अनुसार जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे, तो एलन मस्क जो है 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ये सबसे आगे हैं। इसके बाद अमेजॉन के जो प्रमुख हैं जेफ बेजोस, ये दूसरे स्थान पर हैं और इनकी जो संपत्ति है वो 171 बिलियन डॉलर रही है। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क, दूसरे नंबर पर कौन है? तो जेफ बेजोस। अमेरिका में सबसे अधिक 735 अरबपति हैं। दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या किस देश में है, तो वो है अमेरिका में। कितने? 735। दूसरे स्थान पर चीन है जहाँ पर 607 अरबपति हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये फोर्ब्स की तरफ से सूची जारी की गई है जिसके अनुसार ये बताया गया कि जो एलोन मस्क हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और जो अमेरिका है यहाँ पर सबसे अधिक अरबपतियों की
संख्या है। अब इस सूची के बारे में थोड़ा जानेंगे कि भारत में क्या कौन सबसे ऊपर रहा। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप देखेंगे शीर्ष पाँच सबसे अमीर भारतीयों के नाम है यहाँ पर पुरुषों के। तो मुकेश अंबानी जो है फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार जो है सबसे अमीर व्यक्ति रहे। इनकी जो कुल संपत्ति है वो 90.7 बिलियन डॉलर आंकी गई। दूसरे नंबर पर भारत में है गौतम अडानी और वैश्विक स्तर पर जो इनकी रैंक है वो 11वें नंबर पर है। और जो मुकेश अंबानी है ये 10वें नंबर पर हैं। इनकी जो संपत्ति है गौतम अडानी की वो है 90 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर हैं शिव नादर, चौथे नंबर पर हैं साइरस पूनावाला और 5वें नंबर पर हैं राधा किशन दमानी। और वैश्विक स्तर पर इनकी रैंकिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरफ हम देखेंगे फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में भारतीय महिलाओं की सूची किस प्रकार से है। तो भारतीय महिलाओं में अगर बात की जाए तो भारत की सबसे अमीर जो महिला है वो है सावित्री जिंदल। ये जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष हैं और वैश्विक स्तर पर इनकी रैंकिंग है 91। दूसरे नंबर पर फाल्गुनी नायर हैं, तीसरे नंबर पर लीना तिवारी, चौथे नंबर पर हैं किरण मजूमदार और 5वें नंबर पर हैं स्मिता कृष्णा गोदरेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर महिला जो अरबपति हैं उनकी सूची दी गई है जो कि भारतीय हैं। और यहाँ पर ये पुरुष अरबपतियों की सूची है जो कि भारतीय है। दोस्तों कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार और उसके अनुसार जो है भारत का सबसे जो अमीर व्यक्ति बताया गया था वो गौतम अडानी को बताया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाए फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार तो फोर्ब्स के अनुसार जो है मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी हरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपति महिलाएं किस देश में हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चीन में। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 जारी किया जो दुनिया भर में सेल्फ मेड महिला अरबपतियों की लिस्ट है। इस लिस्ट के मुताबिक चीन में कुल 78 सेल्फ मेड अरबपति महिलाएं हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 और यूनाइटेड किंगडम में 5 महिलाएं अरबपति हैं। यानी दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की है। रिपोर्ट का नाम क्या है तो हरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 यानी सेल्फ मेड महिला अरबपतियों की ये लिस्ट है। दोस्तों इस लिस्ट में उन महिलाओं को शामिल किया गया है जो कि सेल्फ यानी अपने बल पर अपने दम पर जो है वो अरबपति बनी हुई हैं। तो इस मामले में जो चीन है वहां पर सबसे अधिक महिलाएं हैं यानी 78 सेल्फ मेड अरबपति महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है जहां पर 25 हैं और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है जहां पर 5 महिलाएं हैं। बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर वू यजुन ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी अनुमानित संपत्ति 17 बिलियन डॉलर है। नायका की सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर, इनका नाम भी ध्यान रखना है, ये भारतीय हैं। ये 7.6 अरब डॉलर के साथ शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में इनको रखा गया है और वह शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि ये जो लिस्ट जारी की गई है हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से, ये जो लिस्ट है वो हरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट है। यानी सेल्फ मेड महिला अरबपति यानी ऐसी महिलाएं जो अपने बल पर जो खुद से अरबपति हुई हैं यानी उन्हें जो संपत्ति है वो उनके पूर्वजों के आधार पर नहीं मिली है, खुद से वो जो है इस स्तर तक पहुंची हैं। तो ऐसे मामले में भारत की शीर्ष स्थान पर महिलाएं वो कौन सी हैं तो वो हैं फाल्गुनी नायर, ये जो है सेल्फ मेड अरबपति हैं और भारत में ये पहले स्थान पर हैं। वहीं जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन है तो वो हैं बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर वू येजुन, इनकी जो संपत्ति है वो 17 बिलियन डॉलर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस नई शुरू की गई योजना को राज्य सरकारों द्वारा समर्थित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना ये शुरू की गई है तो किस मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, 1700 एमएसओ और 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 380 निजी एफएम चैनलों के लाभान्वित होने की संभावना है। यह पोर्टल सभी हितधारकों को निजी उपग्रह टीवी चैनल्स, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर्स, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनल्स आदि के लिए डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से 900 सैटेलाइट टीवी चैनल, 17 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स और इसके साथ ही जो है ये सारे जो 380 निजी एफएम चैनल हैं ये लाभान्वित इससे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आरिफा जौहरी को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आरिफा जौहरी जिन्हें 2021 के चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई की एक पत्रकार हैं आरिफा जौहरी, इन्हें जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है ये उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को दिया जाता है। इसकी जो घोषणा है वो मीडिया फाउंडेशन ने की है। आरिफा जौहरी मुंबई महाराष्ट्र में स्क्रॉल इन के लिए काम करती हैं। 2020 में नीतू सिंह को ये अवार्ड दिया गया था, वह गोन कनेक्शन मीडिया हाउस से जुड़ी हैं। जूरी में निरुपमा सुब्रमण्यम, गीता हरिहरन और आशुतोष में शामिल थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है 2021 का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी आरिफा जौहरी को ये अवार्ड दिया गया। वहीं अगर 2020 का देखा जाए तो नीतू सिंह को ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें कैसे संबोधित किया जाए इसके लिए अपनी भूमिका निभाई है। 2022 की थीम क्या रही विश्व स्वास्थ्य दिवस की? तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये 2022 की थीम रही। इस वर्ष की थीम का उद्देश्य हमारे ग्रह और उसमें रहने वाले मनुष्यों की भलाई की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। WHO का जो महानिदेशक है वर्तमान में वो कौन है? तो टेड्रोस एडोनम वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। दोस्तों ये जो दिवस है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 7 अप्रैल 1950 को ये पहली बार आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरदार बर्दी मुहामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान के। सरदार बर्दी मुहामेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। वह अपने पिता और निवर्तमान राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दी मुहामेदोव से पदभार ग्रहण करेंगे। वह गुरबांगुली के मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो सरदार बर्दी मुहामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये जो है किसका स्थान लेंगे, यानी इससे पहले अभी जो है कौन थे राष्ट्रपति? तो इनके पिता थे, क्या नाम था? गुरबांगुली बर्दी मुहामेदोव। तो ये उनसे जो है पदभार ग्रहण करेंगे।
दोस्तों तुर्कमेनिस्तान से आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है। तो एशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है? तो तुर्कमेनिस्तानी मनात तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन बन गए? तो सरदार बर्दी मोहम्मदोव ये राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे 8 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, श्रावस्ती। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है नोएडा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।